आपके पास आकर के मैं गुजरात में क्या कर रहा हूं, सरकार क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, उसका रिपोर्ट कार्ड मैं हमेशा देता था और वो आदत अभी भी गई नहीं है। और आज आपका ये बेटा, गुजरात का संतान, आपका सामने अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देने के लिए गुजरात आया है। स्कूल में कितने ही नंबर क्यों ना आते हो, 100 में से 99 आए हो, लेकिन जब तक वो बच्चा घर में आप अपने मां बाप को अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देगा था ना, उसको आनंद नहीं आता है। तो मैं भी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, ऐसे मेरे गुजरात के लोगों के आगे एक बालक की तरह अपना रिपोर्ट कार्ड देकर के आपके आशीर्वाद लेने आया हूं, आपकी शाबाशी लेने के लिए आया हूं। आप याद करिए, 10 साल पहले हमारा देश लाखों करोड़ के घोटाले में शर्मसार था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जहां घोटाले की खबरें अखबार में हेडलाइन न हो। कभी 2G घोटाला, अभी 5G का जमाना है ना, कोई घोटाला सुना है? 2G का घोटाला, कोयले का घोटाला, कभी डिफेंस में घोटाला, कभी CAG में घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ में घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर में घोटाला, कभी पनडुब्बी में घोटाला, सबमरीन में घोटाला। कांग्रेस ने जल, थल, नभ, धरती से लेकर समंदर से लेकर के आसमान तक हजारों, लाखों, करोड़ रुपयों के घोटाले 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 करके रखे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में आपने मुझे वहां भेजा। आप मुझे बताइए, आपके इस बेटे के लिए आपको गर्व होता हो कि नहीं? 10 साल में एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? जरा आप लोग जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे परिवारजनों को एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? मोदी पर एक भी घोटाला चिपका है क्या? ये आपके बेटे का रिपोर्ट कार्ड सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? जरा पूरी ताकत से मुझे आशीर्वाद चाहिए। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, 10 साल पहले देश की सरकार से गरीब का भरोसा उठ गया था। कांग्रेस सरकार खुद को माई बाप समझती थी, उसी के भरोसे जीना, और कांग्रेस को गरीब को तरसा तरसा कर मूलभूत सुविधाएं देना, कभी वंचित रखना, कभी लटका के रखना, किसी के सामने किसी दूसरे को दे देना, उनको उसी में आनंद आता था। गरीब को लगता था कि ये सरकार हमारे लिए है ही नहीं। आज देखिए, गरीब आज खुद आगे बढ़कर के इस बेटे पर प्रेम लुटा रहा है। पहनने के लिए पूरे कपड़े न हो, 80-90 साल की आयु हो, वो मां जब कहती है कि दिल्ली में मेरा बेटा, दिल्ली में मेरा बेटा बैठा है, मुझे खाने के लिए वो भेजता है, तो बेटे को संतोष होता है कि नहीं होता है?
जब गरीब का पेट भरता है तो आपके इस बेटे पर आपको गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, आज सरकार उनकी चिंता करती, माताएं, बहनें, बेटियां अपना आशीर्वाद देते हुए थकती नहीं है। आपको हमेशा हमेशा गर्व होगा आपके बेटे के इस काम पर। साथियों, 10 साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोझ समझती थी, कहती थी भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। कोई कहता था ये तो कंगाल देश है, ये तो कमजोर देश है, और पड़ोसी आए दिन बम धमाके करते थे, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने का नाम तक नहीं लेती थी। और आज क्या स्थिति है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? मैं आपसे बात करना चाहता हूं भाई। मैं जानता हूं मैं हिंदी बोल रहा हूं, मुझे गुजराती बोलना चाहिए, लेकिन ये टीवी वाले चाहते हैं कि कुछ हमारी रोजी रोटी का भी ख्याल रखो। आप मुझे बताइए साथियों, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज मोदी वहां बैठा है और दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने के लिए उनके बीच में होड़ मची हुई है, स्पर्धा चल रही है। भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत आज आतंकवादियों को भेजने वाले लोगों को पता है, अब भारत घर में आकर के घुस करके मारता है। और मैं मानता हूं हर गुजराती को गर्व होता होगा। साथियों, 10 साल पहले भारत दुनिया की 11 नंबर की अर्थव्यवस्था थी। दुनिया में हमारा नंबर 11 था। दुनिया भी सोचती थी कि जैसे तैसे भारत की गाड़ी चल रही है, इससे ज्यादा अच्छा ये देश कर ही नहीं सकता है, हो सकता है वो और लुढ़क जाएगा। लेकिन 10 साल पहले आपने अपने बेटे को बिठाया और 10 साल के भीतर भीतर भारत छलांग लगाकर दुनिया की 5 नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। पूरी दुनिया चौंक गई। कोरोना के समय जब बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई, एक अकेला भारत था जो मजबूती से डटा हुआ था। आपको ये बातें सुन करके गर्व होता होगा कि देश ने एक चाय वाले को, एक गुजराती बेटे को बिठाकर अच्छा काम किया है। साथियों, हार की हताश में कांग्रेस ने देश को, समाज को बांटने का अभियान तेज कर दिया है। अयोध्या में 500 साल के बाद
500 साल के बाद हमारे पूर्वजों की आत्मा जहां भी होगी ना, हमें आशीर्वाद देती होगी। आप मुझे बताइए, देश आजाद होने के दूसरे दिन राम मंदिर का काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये कांग्रेस वालों ने वोट बैंक के खातर लटकाए रखा, रोड़े अटकाए, उसके खिलाफ खेल खेले। अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बना। आपको अपने बेटे पर अब भरोसा है ना? भरोसा है ना? जो कहेगा वो करता है ना? 500 साल का इंतजार खत्म हो गया साथियों। लेकिन कमाल देखिए, राम मंदिर के ट्रस्टियों ने घर जाकर के कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण दिया कि आप भी आइए प्राण प्रतिष्ठा में, आपकी पुरानी सारी गलतियां माफ कर देते हैं, आइए हम बुलाते हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके चेलों को, चट्टे बट्टे को ये निमंत्रण मंजूर नहीं था। उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया, ठुकरा दिया। भाइयों बहनों, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा देना कितना उचित है मैं समझ नहीं पाता हूं। अब कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था में भी भेद करने का दुस्साहस शुरू किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक बड़ा गंभीर विषय छेड़ा है और उन्होंने कहा है भगवान राम और भगवान शिव, उसके संबंध में बड़ा खतरनाक बयान दिया है। और वे बदिरादे से दिया गया हुआ स्टेटमेंट है। हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। वो राम भक्तों को और शिव भक्तों में भेद देखते हैं, भेद करते हैं और भेद करके लड़ाना चाहते हैं। हजारों हजारों साल से चली आ रही हमारी महान परंपरा, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, अरे मुगल भी इसे तोड़ नहीं पाए थे मल्लिकार्जुन जी। अब कांग्रेस तोड़ना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और कितना नीचे जाएगी। और कांग्रेस के लोग सुन लें, जो राम को खत्म करने के लिए निकला था उसका क्या हुआ था। और उनके एक शाहजादे ने महीने भर पहले कह दिया था कि मैं इस देश में शक्ति का विनाश करके रहूंगा। ये शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं बहनें बैठी है। हम शक्ति के उपासक हैं। कोई अंबा की उपासना करता है, कोई चामुंडेश्वरी की करता है, कोई चोटीला के पगडंडी पर जाकर के ऊपर जाकर के मां चामुंडेश्वरी का, कभी दुर्गा का, कभी काली का, कभी लक्ष्मी का, कभी सरस्वती का। हम शक्ति की उपासना करते हैं। और शाहजादे ने कह दिया था कि मैं शक्ति का विनाश करूंगा। और जो शक्ति की उपासना करने वाले लोग हैं, क्या वो शक्ति का विनाश करने वालों को कभी स्वीकार कर सकते हैं क्या? जो शिव और राम को लड़ाने की बात करते हैं, वो कभी स्वीकार कर सकते हैं जी? हम तो वो लोग हैं जिन्होंने शिव जी के सामने कमल पूजा करके अपने सिर काट करके रख दिए थे जी।
ये क्या कर रहे हैं लोग? साथियों, कांग्रेस हमेशा से रॉन्ग डिलीवरी वाली पार्टी है। देश को आजादी दिलानी थी, लेकिन उन्होंने बंटवारा कर दिया। देश का विकास करना था, लेकिन जो था वो भी लूट लिया। गरीबों का पैसा गरीबों को जाना था, लेकिन कांग्रेस की तिजोरी में पहुंचा। अब एससी, एसटी, ओबीसी के हक का आरक्षण हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे बख्शीपंथ के भाई बहन, उनको जो आरक्षण मिला है, जो बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, जो भारत के संविधान ने दिया है, ये आरक्षण भी अब एससी, एसटी, ओबीसी से लेकर के धर्म के आधार पर मुसलमानों को डिलीवर करना चाहते हैं। पिछले 3 दशक से कांग्रेस लगातार ऐसी कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कर्नाटका में रातों रात एक फतवा निकाला, एक पेपर निकाला, थप्पा मार दिया और कह दिया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, वो सबके सब ओबीसी है। हुआ क्या? ओबीसी कोटा में जो आरक्षण था, उसमें से बहुत बड़ा डाका डाल दिया, लूट लिया और ओबीसी का आरक्षण उधर चला गया। ये खेल खेलते जी। और इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, उसमें अगर आप देखेंगे, पहली नजर में ही लगता है कि उनके मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पंजा नहीं है, उस पर मुस्लिम लीग का पंजा है। साथियों, जब से मैंने एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस की सच्चाई को देश के सामने रखा है, कांग्रेस संतुलन खो चुकी है, बौखला गई है। कांग्रेस झूठ पर झूठ बोले जा रही है। और इसलिए मैं भी कांग्रेस को 3 चुनौतियां दे रहा हूं। હું 3 પડકાર ફેંકું છું કોંગ્રેસ સામે। મારા 3 પડકાર છે અને શાહજાદામાં હિંમત હોય, કોંગ્રેસમાં હિંમત હોય, એમના ચટ્ટા બટ્ટાઓમાં હિંમત હોય, તો एक चाय वाले का बेटा मुकाबला करने के तैयार है। मारो पहलो પડકાર, कांग्रेस લખીને બાંયધરી આપે કે એ ભારતના બંધારણમાં કોઈ છેડછાડ નહીં કરે, ભારતના બંધારણને નહીં બદલે। कांग्रेस લખીને આપે, બાંયધરી આપે કે બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે આરક્ષણ આપેલ છે, એને ધર્મના આધાર પર દલિતો, આદિવાસીઓ પાસેથી લૂંટીને, બક્ષીપંચ પાસેથી લૂંટીને મુસલમાનોને આરક્ષણ નહીં આપે। અને મારો ત્રીજો પડકાર છે, कांग्रेस લેખિતમાં બાંયધરી આપે कि એ દલિતોને, આદિવાસીઓને, બક્ષીપંથ સમાજ, ઓબીસીને જે આરક્ષણ મળ્યું છે તે, સામાન્ય સમાજના ગરીબોને જે આરક્ષણ મળ્યું છે તે, એમાંથી ક્યારે ઝૂંટવી લેવાનો પ્રયાસ નહીં કરે। અને એમને મારી પડકાર છે કે લખીને આપે કે એમના ત્યાં, આ મારો ત્રીજો પડકાર છે, કે જે એમના રાજ્યો છે, એમના ચટ્ટાબટ્ટાઓના રાજ્યોમાં બેઠા છે, જ્યાં એમની સરકારો છે, એ લોકો પણ ઓબીસીનો કોટા ઓછો કરીને મુસલમાનોને નહીં ધરી દે, ધર્મના આધાર પર ટુકડા નહીં કરે અને દલિતો, આદિવાસીઓના આરક્ષણ પર છેડછાડ નહીં કરે। આ મારા 3 પડકારો આ કોંગ્રેસના શાહજાદાને અને એમના બધા મળતિયાઓનો છે। કેટલાય દાડાથી બોલી રહ્યો છું।
मेरी चुनौतियों के बाद से कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। मैंने 23 अप्रैल को पहली बार कांग्रेस को ये 3 चुनौतियां दी थी। आज इसे 9 दिन हो रहा है। आज तक कांग्रेस की तरफ से मुंह पे उनको ताला लग गया है और बात बदलने के लिए संविधान लेकर के नाच रहे हैं मंच पे बैठ करके। अब संविधान आपको नहीं बचाएगा। आपने संविधान की पीठ में छुरा भोंका है। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस की नीयत में खोट है। भाइयों और बहनों, અને સંવિધાન માટેની મારી લાગણી, મારું સમર્પણ કેવું છે એ તો તમને સુરેન્દ્રનગરવાળાને બરાબર યાદ હશે। જ્યારે આપણા સંવિધાનને 60 વર્ષ થયા ત્યારે દેશમાં ગુજરાત એક જ રાજ્ય હતું કે જેણે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અને સંવિધાનના ગૌરવને લઈને અહીંયા સુરેન્દ્રનગરમાં હાથી ઉપર સંવિધાન મૂકીને, અંબાડી પર સંવિધાન મૂકીને સરસ મજાની યાત્રા કાઢી હતી અને એ વખતે ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પગે ચાલતો હતો અને સંવિધાન હાથીની અંબાડી પર હતું। આ સંવિધાનનું સન્માન છે અમારા માટે। તો કોંગ્રેસનું ઘોષણાપત્ર દરેક બિંદુ પર તુષ્ટિકરણ, તુષ્ટિકરણ અને તુષ્ટિકરણ પર ચાલી રહ્યું છે। આ મેનિફેસ્ટો એનું મોટામાં મોટો દસ્તાવેજ છે। તમને આશ્ચર્ય થશે, એક વાત તમને હું આજે સુરેન્દ્રનગરમાં पहली बार कही રહ્યો છું, ચોંકાવનારું લાગશે। इन्होंने क्या किया है अपने मैनिफेस्टो में? उन्होंने लिखित कहा है, ये मेरे पत्रकार बंधु भी चौंक जाएंगे सुन करके। उन्होंने लिखित में कहा है कि अब जो सरकारी टेंडर होंगे उस टेंडर में भी माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा। अब क्या सरकारी ठेकों में भी धर्म का आधार पर आरक्षण लाया जाएगा क्या? सरकारी टेंडर देने की देश आजाद हुआ तब से अब तक एक तय प्रक्रिया होती है। जो सही बोली लगाता है, जो अच्छी क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, अच्छी क्वालिटी का भरोसा देता है, जिसके पास उस काम करने के लिए एक्सपर्टाइज है, क्षमता है, संसाधन है, सारे पैरामीटर से निकलने के बाद उसको ठेका मिलता है। जाति और धर्म के आधार पर ठेका नहीं मिलता है। अब कांग्रेस कह रही है, अपने वोट बैंक के लिए पक्षपात करते हुए वो कहती है कि ठेका अब ऐसे नहीं मिलेगा, ठेका धर्म के आधार पर बांटा जाएगा। साथियों, भाजपा कह रही है हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। कांग्रेस की चली तो इसके टेंडर भी धर्म के आधार पर बांटेगी। ये हाईवे, एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं वो भी क्या धर्म के आधार पर बनाए जाएंगे? देश की सेना के लिए हम मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, बारूद भी बना करके सरकार को बेच सकते हैं। क्या धर्म के आधार पर अब किसी धर्म के विशेष को कहेंगे कि तुम बारूद बनाओ हमारी सेना के लिए, कि योग्य व्यक्ति को देंगे? कोई भी धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर देंगे। अब कांग्रेस की ये सनक देखिए, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए ये देश को तबाह करने पर लगे हैं। हर सेक्टर में ये देश को बांटने का ये मुस्लिम लीगी प्लान देश को मंजूर नहीं है। और कांग्रेस लिख के रखे, जब तक मोदी जिंदा है ना,
मोदी जिंदा है तब तक आप देश का ऐसा बंटवारा नहीं कर पाओगे। અને આપણે ત્યાં તો કહે છે કાઠિયાવાડમાં ખેલ ખેલાડીના અને ઘોડા સવારોના। ભાઈઓ બહેનો, સંવિધાનની બાબતમાં મારું કમિટમેન્ટ તમને ખબર છે અને મેં અહીંયા જેમ વર્ણન કર્યું એમ 60 વર્ષ મેં મનાયા હતા ને, હવે દિલ્હીમાં છું, હવે 75 થયા છે। સાહેબ ધૂમધામથી હું સંવિધાનની 75મી વર્ષગાંઠ મનાવવાનો છું અને આ સંવિધાનને ચેડા કરવાવાળી જે લોકો છે ગેંગ એને ખુલ્લી પાડવાનો। ગામે ગામ, સ્કૂલે સ્કૂલે, મોહલ્લે મોહલ્લે જઈને આ ત્રીજી ચોથી જૂને પરિણામ આવ્યું નથી કે હું પાછળ પડ્યો નથી, તમે જોઈ લેજો। સંવિધાન કી મર્યાદા, સંવિધાનનું સન્માન, સંવિધાન પ્રત્યે રાષ્ટ્રની અંદર જાગૃતિ, એનું એક મોટું અભિયાન ચલાવીશ। આ લોકોને મારે મગજ ઠેકાણે લાવવા જ પડશે। ભાઈઓ બહેનો, આજે દેશ જે રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે, મારા જે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર છે એમને ખબર નહીં હોય, જ્યારે હું પ્રધાનમંત્રી બન્યો એ પહેલા તો એ લોકો 8 વર્ષના, 10 વર્ષના, 12 વર્ષના હશે, એ વખતે એમને કાંઈ ખબર નહીં હોય દેશની શું દશા હતી। મારે મારા ફર્સ્ટ ટાઈમના વોટરોને કહેવાનું છે કે તમે તો ગૂગલ ગુરુવાળા વિદ્યાર્થીઓ છો, તો તમે બધા ગૂગલ ગુરુના શિષ્યો છો। જરા ગૂગલ પર જઈને 2012, 13, 14ના જરા છાપા જોઈ લેજો, એ દિવસોને યાદ કરજો। આપણે હવે દેશને ત્યાં નથી લઈ જવો। મારા પહેલા વખતના જે મતદારો છે, તમારો પહેલો વોટ દેશના નામે જ હોવો જોઈએ, દેશના ભવિષ્યના માટે હોવો જોઈએ। ભાઈઓ બહેનો, રાજકોટ હોય, ભાવનગર હોય, ખૂબ મોટી માત્રામાં ઔદ્યોગિક વિસ્તાર, એના માટે આપણે કામે લાગ્યા છીએ। ભૂપેન્દ્રભાઈએ કહ્યું એમ સેમી કન્ડક્ટર દુનિયાના 4-5 દેશોમાં છે, એ મોટું કામ અહીં તમારા પડોશમાં આવી રહ્યું છે। ભાઈઓ, તમારા માટે તો જય જયકાર છે। ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ તમારા તો ઘર આંગણે બની ગયું ભાઈ, તમારે તો જય જયકાર છે। હવે તો ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલનો જમાનો છે અને તમને ખબર છે મોદી સાહેબે શું વિચાર્યું છે? આપણા નરેન્દ્રભાઈ પીએમ સૂર્યઘર, પીએમ સૂર્યઘરમાં મારી યોજના છે, તમારું ઘરનું વીજળીનું બિલ 0, મફત, કાના માતા વગરનું મફત। સૂર્યઘર યોજનાથી સોલાર પેનલ લાગશે, તમે વીજળી પેદા કરશો। એટલું જ નહીં, જે વધારાની વીજળી છે એ સરકાર પોતે ખરીદી લેશે, એટલે તમારા ઘરમાં વીજળી તમે હવે આજે બિલ આપો છો ને, હવે તમે વીજળી વેચીને કમાણી કરી શકશો। આ તમારા નરેન્દ્રભાઈ આપવાના છે। એટલું જ નહીં, આજે તમે ગાડીઓ ચલાવો છો ને, પેટ્રોલ ડીઝલનો ખર્ચો કરો છો, સાહેબ એ પણ મારે 0 કરી દેવાનું છે। મફતમાં તમારી પેટ્રોલ ડીઝલની ગાડીઓ તમારી ચાલે, મફતમાં, મફત, કાના માતા વગરનું। અને એનો ઉપાય કેવો? જે સોલાર એનર્જી લાગશે, ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ આવવાનો છે જમાનો, પેટ્રોલ વગેરે વેહિકલ જતા રહેશે, તમારા ઘરમાં જ તમે રાત્રે સ્કૂટી હોય, સ્કૂટર હોય, ગાડી હોય, રાત્રે ચાર્જ કરી દેવાની, સોલાર એનર્જી દિવસભરની પડી હોય, અને બપોડી ચલાય કરો, અમદાવાદ જઈને આટો મારીને આવે, 1 રૂપિયો ખર્ચો નહીં। બોલો, લહેરમ લહેર જ છે કે નહીં? હે, 2 હાથમાં લાડવા છે કે નહીં? આ તમારો નરેન્દ્રભાઈ 5 આંગળી ઘીમાં કરાવી દે કે નહીં? અને એટલા માટે મારે બધા પોલિંગ બૂથ જીતવા છે, પાકો। અને અમારા જે ઉમેદવારો છે આ ચૂંટણીમાં, એ અમારા સુરેન્દ્રનગરના ભાઈ શ્રી ચંદુભાઈ શિહોરા, અમારા નિવડેલા કાર્યકર્તા, અમારા ડોક્ટર સાહેબ પણ મેં પરાણે ચૂંટણી લડાઈ હતી ગયે વખતે, એ તો રાજકારણનો જીવ જ નથી, પરાણે લઈ ગયો તો, પહેલા તો એકવાર વિધાનસભામાં 2 ચપ્પલ ઘસી નાખ્યા હતા,
પણ ડોક્ટર સાહેબ તૈયાર જ ના થાય. માંડ કરીને લોકસભા માટે તૈયાર થયા હતા. અને હવે અમારા ચંદુભાઈ આપણા ઉમેદવાર બન્યા છે. ભાવનગરમાં અમારા નીમુબેન બામણિયા ભારે બહુમતથી આપ એમને જીતાડો, બધા બૂથમાં જીતાડો. અમારા ભારતીબેન શિયાળના કામનું પાકો પાયો પડ્યો છે અને હવે ભાવનગરમાં અમારા નીમાબેન એને આગળ વધારશે. આપણે બધા બૂથ જીતવા છે અને જીતીને બતાવો. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી.